फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का लेक्चर नंबर 7। आज से पहले 6 लेक्चर्स कंप्लीटली हम फ्रेजेस और क्लॉजेस पर कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्लॉजेस के बारे में और अलग अलग टाइप के फ्रेजेस के बारे में काफी डिटेल में जानकारी प्राप्त की। अब आज की हमारी जो क्लास है वो लास्ट क्लास है फ्रेजेस और क्लॉजेस पर, जिसमें हम कुछ हमारे बचे हुए फ्रेजेस के जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में करेंगे। जैसे एक तो है एपोजिटिव फ्रेजेस, ठीक है, और वर्ब फ्रेजेस। इनको आज हम कंप्लीटली फटाफट से रिवाइज कर लेंगे और थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जान लेंगे, ताकि ये वाला टॉपिक हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। एपोजिटिव फ्रेज आखिरकार होता क्या है? एपोजिटिव क्या होता है? मेन चीज तो ये है ना जानना कि यार ये एपोजिटिव क्या है, राइट? तो एपोजिटिव इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रीनेम्स, जो क्या करता है? रीनेम करता है या फिर आइडेंटिफाई करता है दूसरे नाउन और प्रोनाउन को इन सम वे, किसी तरीके से। जैसे एन एपोजिटिव फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ एन एपोजिटिव एंड इट्स मॉडिफायर्स। अब फ्रेज में तो ऑब्वियस सी बात है, यही होता है, हम यही देख रहे हैं कि कुछ और वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। जैसे एडवर्ब फ्रेज है तो एक एडवर्ब होगा, उसके साथ कुछ और वर्ड्स ऐड होंगे, वो फ्रेज कहला गया, राइट? सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होती है इनमें। एन एपोजिटिव फ्रेज कैन बी ईदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, मतलब रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव, ये भी हो सकते हैं। इनके बारे में अभी डिटेल में और जानेंगे। तो एपोजिटिव का मतलब क्या होता है ये तो जानना सबसे पहले जरूरी था। और एपोजिटिव होता है एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है दैट रीनेम्स और आइडेंटिफाइज अनदर नाउन और प्रोनाउन, जो रीनेम करेगा या आइडेंटिफाई करेगा दूसरे नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, और अगर एपोजिटिव फ्रेज की बात की जाएगी तो एपोजिटिव फ्रेज क्या हो जाएगा? कुछ और मॉडिफायर्स उस एपोजिटिव के साथ ऐड हो जाएंगे। आइए थोड़ी सी और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या कि एन एसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर आइडेंटिफाइंग द नाउन और प्रोनाउन दैट प्रीसीड्स इट। अब यहां पर हमने दो की बात की थी ना कि एपोजिटिव फ्रेज जो होता है वो एसेंशियल हो सकता है और नॉन एसेंशियल हो सकता है। अब जो एसेंशियल होता है एपोजिटिव फ्रेज, वो क्या प्रोवाइड करता है, क्या जानकारी हमें देता है जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या पता लगाने के लिए, नाउन और प्रोनाउन का जो भी उसके आगे है। विदाउट द एसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज, बिना एसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज के द सेंटेंस डजंट मेक मच सेंस। सेंटेंस का कोई खास सेंस निकल कर नहीं आएगा। क्या नहीं होगा? सेंटेंस का कुछ खास सेंस निकल कर नहीं आएगा। इन कॉन्ट्रास्ट, उसके विपरीत अगर हम देखें अ नॉन एसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज, किसके बारे में देखें? नॉन एसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज के बारे में देखें। वो प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन के बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऐड करेगा एक सेंटेंस में, whose meaning is already clear, जिसका मीनिंग ऑलरेडी क्लियर है लेकिन उसके बारे में और भी चीजें हमें बताएगा। ठीक है, वो नॉन एसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज होता है। तो डिफरेंस ये हो गया एसेंशियल वाले में कि भाई उसके बिना मीनिंग इनकम्प्लीट सा रहता है, इधर मीनिंग ऑलरेडी क्लियर है, बस वो थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट गिव्स द रीडर एक्स्ट्रा बट नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। अ नॉन एसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज शुड बी सेट ऑफ विद कॉमास। इसको हमें क्या करना चाहिए? अलग कैसे करते हैं हम इसको? कॉमास की मदद से। यहां पर देखना, ऑथर विलियम शेक्सपियर wrote over 30 plays during the course of his career। अब जो ऑथर विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने लिखे 30 से भी ज्यादा नाटक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज करियर, अपने करियर के दौरान। तो यहां पर अगर आप देखोगे विलियम शेक्सपियर क्या है? एपोजिटिव फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये ऑथर को रीनेम कर रहा है, ऑथर को आइडेंटिफाई कर रहा है, ऑथर के बारे में बता रहा है कि कौन सा ऑथर, कौन सा ऑथर? विलियम शेक्सपियर। सो विलियम शेक्सपियर यहां पर एक एपोजिटिव फ्रेज हुआ, इट आइडेंटिफाइज ऑथर। ऑथर कौन सा? अगर हम केवल ये बोलते कि ऑथर रोट ओवर 30 प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज करियर, तो ये यहां पर कुछ मीनिंग नहीं निकालता। लेकिन जब हमने बताया कि ऑथर विलियम शेक्सपियर wrote over 30 plays during the course of his career, तो यहां पर ये एक सेंस हमें देता है। ठीक, एग्जाम्पल से तो हमें और क्लियर हो ही जाता है। आइए देखते हैं। आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट डिजाइन्ड मेनी बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क्स गगन म्यूजियम। अब एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा ना कि ये किस टाइप का होता है एपोजिटिव।
एपोजिटिव फ्रेज किस टाइप का होता है ये? जो आइडेंटिफाई करता है या रीनेम करता है. फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट. कौन आर्किटेक्ट? फ्रैंक लॉयड राइट. सो फ्रैंक लॉयड राइट यहां पर एक एपोजिटिव फ्रेज है. इट आइडेंटिफाइज आर्किटेक्ट. ये आर्किटेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है. मार्गरेट मिशेल्स नॉवल गॉन विद द विंड won the Pulitzer Prize in 1937 and was made into a movie in 1939. Again, Margaret Mitchell's novel. Margaret Mitchell की novel. कौन सी novel? Gone with the Wind. So ये यहाँ पर Gone with the Wind जो है, Gone with the Wind, ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर? ये काम कर रहा है novel को identify करने का. Identifying novel, right? So यहाँ पर ये क्या हो गया? Gone with the wind एक appositive phrase हो गया. क्या हो गया बेटा? Appositive phrase. The newspaper, the New York Times, first appeared in the 1850s. कौन सा अखबार? The New York Times. So the New York Times क्या हुआ? एक एपोजिटिव फ्रेज हुआ. और ये एपोजिटिव फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि ये न्यूज़पेपर को आइडेंटिफाई कर रहा है. राइट. आर्टिस्ट जॉर्जिया ओ कैफे famously painted many images of flowers. Artist Georgia O'Keeffe famously painted many images of flowers. So Georgia O'Keeffe यहां पर एक एपोजिटिव फ्रेज का काम करेगा क्योंकि ये यहां आइडेंटिफाई कर रहा है नोवेल को. राइट? कर रहा है ना? चल. द सेलेस्ट योयोमा परफॉर्म्स कंसर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब जो सेलेस्ट है कौन? योयोमा. सो योयोमा, सिंपल सी बात, कौन सा सेलेस्ट? योयोमा. ये आइडेंटिफाई कर रहा है द सेलेस्ट को. तो ये क्या हो गया? एक एपोजिटिव फ्रेज हो गया. एक्सप्लेनेशन हर एक का नीचे लिखा हुआ है ताकि आपको जब इसका पीडीएफ मिले तो आप बिना देरी करते हुए सारी चीजें बहुत इजीली रिवाइज कर पाए. ठीक है. अब ये तो असेंशियल थे. एक बात अगर समझोगे, अगर हम कहें द न्यूज़पेपर फर्स्ट अपीयर्ड इन 1850s. न्यूज़पेपर पहली बार 1850s में अपीयर हुआ था. कौन सा न्यूज़पेपर? आर्टिस्ट फेमसली पेंटेड मेनी इमेजेस ऑफ फ्लावर. आर्टिस्ट ने बहुत सारी, मतलब कि वो क्या करी हैं, इमेजेस पेंट की हैं फ्लावर्स की जो बहुत फेमस हुई. लेकिन कौन से आर्टिस्ट ने? तो ये यहाँ पर असेंशियल एपोजिटिव फ्रेजेस थे जिनकी जरूरत ही थी. इनके बिना थोड़ा इनकम्प्लीट, अनक्लियर मीनिंग लगता है हमें हमारे सेंटेंस का. लेकिन अगर हमें हमारे सेंटेंस का मीनिंग और क्लियरली देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमारे सेंटेंस का मीनिंग बिना एपोजिटिव फ्रेज के क्लियर है तो वो नॉन एसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज कहलाएगा. जैसे फ्रैंकी द डॉग दैट लिव्स नेक्स्ट डोर likes to go for walks in the park. Frankie the dog that lives next door. वो कुत्ता जो बाजू वाले घर में रहता है उसे वॉक के लिए पार्क में जाना अच्छा लगता है. तो यहां पर द डॉग दैट लिव्स नेक्स्ट डोर क्या है? एक एपोजिटिव फ्रेज है ये पूरा पार्ट. राइट? इट आइडेंटिफाइज फ्रैंकी, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहा है? फ्रैंकी के बारे में. लेकिन अगर हम केवल बोलते फ्रैंकी लाइक्स टू गो फॉर वॉक्स इन द पार्क तो हमें पता चल जाता कि फ्रैंकी है कोई. ठीक है. तो इसीलिए ये यहां पर क्या बना? एक एपोजिटिव फ्रेज, बट कौन सा वाला? नॉन एसेंशियल. कौन सा वाला? नॉन एसेंशियल वाला. राइट? नेक्स्ट. Babe Ruth, a baseball player with the New York Yankees, held the home run record for nearly 40 years.
क्या बोला, बेब रूथ जो है, जो क्या है, अ बेसबॉल प्लेयर विद द न्यूयॉर्क यांकीज, की एक बेसबॉल प्लेयर है न्यूयॉर्क यांकीज में, हेल्ड द होम रन रिकॉर्ड फॉर नियरली 40 ईयर्स, होम रन का रिकॉर्ड जो है उसको वो लगातार 40 साल से बरकरार है, कोई भी तोड़ नहीं पाया। सो सीधी सी बात है, अ बेसबॉल प्लेयर विद द न्यूयॉर्क यांकीज, यहां पर क्या हो गया, एक एपोजिटिव फ्रेज हो गया, लेकिन यहां पर ये एक नॉन एसेंशियल एपोजिटिव फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि अगर हम इसके बिना हमारा सेंटेंस देखें तो बेब रूथ हेल्ड द होम रन रिकॉर्ड फॉर नियरली 40 ईयर्स, राइट। तो बेब रूथ को यहां पर ये आइडेंटिफाई कर रहा है, बट इसकी इतनी कुछ खास जरूरत नहीं थी मीनिंग क्लियर करने के लिए, नॉन एसेंशियल इसलिए ये कहलाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग आवर वेकेशन वी वेंट स्नॉर्कलिंग ऑफ कॉज्यूमल, एन आइलैंड इन मेक्सिको। अब यहां पर इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग आवर वेकेशन, हमारी वेकेशन के दौरान, वी वेंट, हम गए, स्नॉर्केलिंग ऑफ कॉज्यूमल, स्नॉर्केलिंग ऑफ कॉज्यूमल, एन आइलैंड इन मेक्सिको, क्या है ये, एक आइलैंड है मेक्सिको में, क्या है आइलैंड मेक्सिको में, कॉज्यूमल। तो कॉज्यूमल को री-आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई कॉज्यूमल है क्या, एक आइलैंड है मेक्सिको में, तो ऑब्वियस सी बात है एन आइलैंड इन मेक्सिको क्या हो गया, एक एपोजिटिव फ्रेज हो गया, लेकिन नॉन एसेंशियल वाला, ठीक है। The Lindy Hop a dance style became popular in the 1920s. अब अगर हम a dance style नहीं बोलते यहाँ पर तो भी काम चल जाता, अगर हम यहाँ पर a lifestyle नहीं बोलते, a dance style नहीं बोलते तो भी काम चल जाता। So the Lindy Hop a dance style became popular in 1920s. तो Lindy Hop को आइडेंटिफाई कर रहा है ये a dance style, की आखिरकार ये क्या है, एक dance style है। So a dance style is the appositive phrase, एक dance style एक appositive phrase होता है, इट आइडेंटिफाइज लिंडी होप, ये क्या करता है, लिंडी होप को आइडेंटिफाई करता है। क्लियर हो गई ये बात, यहां तक समझ में आया कि एपोजिटिव फ्रेज में असेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है। असेंशियल मतलब उसका होना जरूरी है सेंटेंस का मीनिंग क्लियर जानने के लिए, नॉन एसेंशियल उसका होना जरूरी नहीं है सेंटेंस का क्लियर मीनिंग जानने के लिए, केवल इतनी सी बात है, ठीक है। Sherlock Holmes, a character created by Sir Arthur Conan Doyle, continues to appear in television shows more than 100 years after his first appearance in print. कहा गया कि जो शेरलॉक होम्स है, आपने सभी ने सुना होगा, जासूस था बहुत बड़ा, a character created by Sir Arthur Conan Doyle, एक ऐसा किरदार था जो आर्थर कॉनन डॉयल ने क्रिएट किया था। तो अगेन एक कैरेक्टर जो रचा था सर आर्थर कॉनन डॉयल ने, तो ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सी दे दी किसके बारे में, शर्लॉक होम्स के बारे में, वरना शर्लॉक होम्स को सभी जानते हैं। तो शर्लॉक होम्स कंटिन्यू टू अपीयर इन टेलीविजन, हम ऐसे भी मानते तो भी इसका मीनिंग क्लियर और कंप्लीट हमें समझ में आता, लेकिन यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक एपोजिटिव फ्रेज हो गया, ये केवल हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है शर्लॉक होम्स के बारे में, लेकिन ये नॉन एसेंशियल है, ठीक है। So a character created by Sir Arthur Conan Doyle is the appositive phrase, ये appositive phrase है, ये आइडेंटिफाई करता है किसको, शर्लॉक होम्स को, किसको आइडेंटिफाई करता है, शर्लॉक होम्स को, ठीक है। Rio de Janeiro, a city in Brazil, is famous for its carnival celebration. अब ये एक शहर है, रियो दे जेनेरियो, ये एक शहर है, कहां पर, ब्राजील में। तो ये हमें कैसे पता चला, इसकी मदद से। लेकिन अगर हम केवल इस शहर का नाम लिखते तो भी हमें पता था कि ये फेमस है अपने कार्निवल सेलिब्रेशन के लिए। सो अ सिटी इन ब्राजील इज द एपोजिटिव फ्रेज, अ सिटी इन ब्राजील क्या हो जाएगा, एक एपोजिटिव फ्रेज हो जाएगा, और ये रियो दी जेनेरो को क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, इस सिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई ये सिटी है ब्राजील में, राइट। तो ये तो था हमारा एपोजिटिव फ्रेज। एपोजिटिव फ्रेज के बारे में सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा वर्ब फ्रेज। क्या है नेक्स्ट है हमारा वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, अ वर्ब फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब। एक वर्ब फ्रेज जो है उसके अंदर क्या होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, या फिर हम बोले हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब या फिर एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। द हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज प्रीसीड्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा
हेल्पिंग वर्ब के आगे हमेशा क्या होगा, एक मेन वर्ब होगा. A helping verb includes forms of be, such as am, is, are, was, were, being and been. Be form of verb में कौन कौन सी आती हैं? is, am, are, was, were, be और been. being और been. Forms of have की forms आ सकती हैं जैसे has, had. Forms of do की form आ सकती हैं जैसे does और did, do, does, did. Forms of can की forms आ सकती हैं could, will, would, shall. And forms of should such as may, might, must. कहने का मतलब इतना सा हुआ कि एक हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है? am, is, are, was, were, being, been, have, has, had, do, does, did, can, could, will, would, shall, should, may, might and must. ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स आपको वर्ब फ्रेज में मिल सकती हैं. तो एक वर्ब फ्रेज में एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी. राइट? होता क्या है वर्ब फ्रेज? A verb phrase consists of an auxiliary or helping verb and a main verb. The helping verb always precedes the main verb. ठीक है, ये चीज हमने बढ़िया तरीके से पढ़ ली कि भाई आखिरकार वर्ब फ्रेज क्या है. अब हम थोड़े हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे Despite our reservations, we did go out in the snowstorm. Despite our reservations, हमारी reservations के बावजूद, we did go out in the snowstorm. हम कहाँ गए? कहाँ गए? Snowstorm में, जो तूफान था, किसका बर्फीला तूफान था, उसमें गए. So did go is the verb phrase. यहाँ पर क्या है? Did go. Did क्या हो गया? एक helping verb. Go क्या हो गया? एक main verb. तो ये क्या कहलाएगा? एक वर्ब फ्रेज कहलाएगा. सो डिड इज द हेल्पिंग वर्ब, गो इज द मेन वर्ब, तो ये एक वर्ब फ्रेज कहलाया. उमा इज कमिंग विद अस टू द मूवी. इज कमिंग, अगेन इज क्या हो गया? एक हेल्पिंग वर्ब. कमिंग क्या हो गया? एक मेन वर्ब. ठीक है, तो ये क्या कहलाया? इज कमिंग एक वर्ब फ्रेज कहलाया. क्या कहलाएगा इज कमिंग यहां पर? एक वर्ब फ्रेज. We will distribute pamphlets as part of our presentation. क्या करेंगे? हम distribute करेंगे. So we will distribute. Will helping verb, distribute बहुत easy है ये. Main verb will distribute एक verb phrase है यहाँ पर. ठीक है? Ethan should take his watch to get repaired. Should take. Ethan को क्या करना चाहिए? अपनी घड़ी रिपेयर करवाने के लिए ले जानी चाहिए. Should helping verb, take main verb. Right? We have gotten a lot of rainfall lately. We have gotten a lot of rainfall lately. Have gotten, have helping verb, gotten main verb. समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया? सीधा सीधा हमारा verb phrase हो गया. Lars might need some help with his car. Lars might need some help with his car. हो सकता है उसे क्या चाहिए? थोड़ी मदद चाहिए उसकी गाड़ियों की वजह से. Might need, might helping verb, need main verb. Right? So might need is the verb phrase, might is the helping verb and need is the main verb. So verb phrase बहुत easy है identify करना और सब कुछ. राइट? Jonah and Elsa must collect donations for the charity. Jonah and Elsa must collect donations for the charity. Must collect, must क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब. कलेक्ट क्या होगी? मेन वर्ब. राइट? You can call me when you need a ride. You can call me when you need a ride. Can helping verb, call main verb. होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा. So can call is the verb phrase, can is the helping verb and call is the main verb. Right? Mom and dad are going to France in the springtime. मम्मी और पापा कहाँ जा रहे हैं? फ्रांस जा रहे हैं. कब? स्प्रिंग टाइम में. Are helping verb, main verb going. तो are going एक verb phrase.
रेस्क्यूअर्स विल हेल्प होज इन नीड। रेस्क्यूअर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं होज की जरूरत में। विल हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मेन वर्ब, और दोनों मिलकर बन गए वर्ब फ्रेज। दोनों मिलकर क्या बन गए? वर्ब फ्रेज। अब मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब, ये हम थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे, समझो। इंटरनेट रिसेप्शन हैज बीन स्पॉटी लेटली। इंटरनेट रिसेप्शन हैज बीन स्पॉटी लेटली। तो इंटरनेशनल रिसेप्शन जो है वो क्या रहा? स्पॉटी रहा। Has is the helping verb and been is the main verb. Has helping verb, been main verb. तो ये यहां पर क्या हो गया? एक verb phrase हो गया। The Mayors have been taking their dog with them on trips. Have been taking. Have been taking. So यहां पर क्या होगा? Have been taking is the verb phrase. Have and been are the helping verbs and taking is the main verb. So ये दोनों क्या है यहाँ पर? helping verb. ये क्या है यहाँ पर? main verb. और ये पूरा मिलकर यहाँ पर एक multiple helping verb से, क्योंकि ये बना है इसीलिए ये एक verb phrase कहलाएगा। तो है तो ये verb phrase ही, multiple verb phrase नहीं कहलाएगा। कहलाएगा verb phrase ही, लेकिन बहुत सी बार multiple helping verb भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। So have been taking यहाँ पर क्या होगा? एक verb phrase कहलाएगा। ठीक है। So ये कुछ चीजें थी जो आखिरी थी। हम पूरा पार्ट हमारा कवर कर चुके हैं। अब बारी है क्विज की, और क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। In the summer, Kara prefers swimming. Swimming is gerund, swimming is participle, swimming is verb या none। Swimming यहाँ पर क्या है कि समर के अंदर कारा प्रेफर स्विमिंग। कारा क्या प्रेफर करती है? स्विमिंग प्रेफर करती है। स्विमिंग क्या है? जेरेंड है, पार्टिसिपल है। स्विमिंग एक वर्ब है यहां पर, या फिर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफिया लाइक्स जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन। Jumping on the trampoline is the gerund phrase. Jumping on the trampoline is the verb. Jumping on the trampoline is the participle या फिर none. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इन द समर कारा प्रेफर्स स्विमिंग। स्विमिंग यहाँ पर एक जेरेंड है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर यहाँ पर एक नाउन की तरह काम कर रहा है। सोफिया लाइक्स जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन। सोफिया को क्या पसंद है? जंप करना। किस पर? ट्रैम्पोलिन पर। तो ये एक जेरेंड फ्रेज होगा या नहीं होगा? जंपिंग क्या है? जेरेंड है, उसके साथ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वर्ब नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में आज की क्लास के